क्योंकि महात्मा गांधी जी के इस स्थल में सभी यहाँ पर मेरे नौजवान युवा साथियों, मेरे छोटे भाई विनय किरोला जी, छोटे भाई विपुल भैया, टंका जी और समस्त आज जो लगातार विभिन्न परीक्षाएं जो हमारी चाहे उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से हो रही हैं, चाहे यूपीएससी के माध्यम से हो रही है, उसके पेपर लीक जो लगातार हो रहे हैं, और उससे आहत होकर यहाँ पर इस धरने में बैठे हुए सभी समस्त मेरे नौजवान प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं, मैं आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। निश्चित रूप से क्योंकि मुझे थोड़ा संकोच हो रहा था आने में, क्योंकि मैं कहीं न कहीं एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, लेकिन इस क्षेत्र का जनसेवक भी हूँ, विधायक भी हूँ। लेकिन जब मेरे नौजवान साथियों ने कल मुझे दूरभाष में कहा कि हम धरना कर रहे हैं, मैं कहीं ग्रामीण क्षेत्र में था दौरे में, तो मैंने कहा निश्चित रूप से आपके धरने में आऊँगा अगर आप बुलाओगे। और आप सब जानते हैं कि हमने उत्तराखंड राज्य क्यों मांगा, क्योंकि उस समय मैं जब उत्तराखंड राज्य हो रहा था 1993 में छात्र संघ का महासचिव था, और कहीं ना कहीं हमें पूर्ण रूप से न्याय नहीं मिल पा रहा था, चाहे विकास की दृष्टि से हो, चाहे रोजगार की दृष्टि से हो, चाहे अन्य चीजें से हो। और इसी बात को लेके क्योंकि मैं छात्र संघ महासचिव के रूप में था, तो हम लोगों ने उत्तराखंड को 27 परीक्षा आरक्षित की परिधि में लेकर के इसको लेकर आंदोलन किया था। उस समय कोई उत्तराखंड राज्य की मांग नहीं करी थी। उस समय यह मांग करी थी कि हमारे जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी यानी हमारी जो संस्थाएं हैं इंजीनियरिंग से, उसमें 27% आरक्षित की परिधि में हम सबको लेकर के, और धीरे धीरे वो आंदोलन भटकाव की ओर गया, यूनियन टेरिटरी से लेके उत्तराखंड राज्य की ओर गया, और अंततः बहुत वृहद आंदोलन हुआ। मैं इससे थोड़ा सा उसमें पृष्ठभूमि में जा रहा हूँ कि उस बात का भी जिक्र करना जरूरी है। और बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। और निश्चित रूप से मैं ये नहीं कहूँगा कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हमारे रोजगार के संसाधन भी बढ़े, विकास भी हुआ, लेकिन जितना तीव्र गति से होना चाहिए था, जितना इस पारे के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, चाहे पलायन को देते हुए, चाहे युवाओं को रोजगार को देखते हुए, उतना नहीं हो पाया। और चाहे हमारी सरकार रही, लेकिन फिर भी उतना थोड़ा सा पारदर्शिता रही। लेकिन हम देख रहे हैं कि आने वाले इस समय में देख रहे हैं कि जो हमें 1 डेढ़ साल 2 साल 3 4 साल के अंतर्गत कि जो युवा, जो पूरे आप सब लोग जितने यहाँ पर बैठे हैं, आप सब, मैं समझता हूँ कि आप राजनीतिक पार्टी को जानते भी नहीं होंगे कई लोग, या फिर आप लोग का पूरा जो समय होता होगा पूरा अपने परीक्षाओं के लिए या अपने भविष्य के लिए चिंतित होते होंगे और उसकी तैयारी के लिए लगे रहते होंगे, चाहे विश्वविद्यालय के अंदर हो, चाहे हमारी जो लाइब्रेरी है, चाहे कहीं पे भी है। पूरा समय आप अगर लगाते होंगे तो अपने भविष्य को संवारने के लिए, मैं भाई चाहे यूपीएससी की हमारी लोक सेवा की परीक्षाएं हैं जो, या हमारे उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के तहत परीक्षाएं समूह ग की होती है, या अन्य जितनी, उसके लिए अपने और अपने परिवार का कैसे भविष्य हम सुधारे करके उसके लिए चिंतित रहते होंगे, और पूरे मनोयोग से आप पूरा अध्यापन का, अध्ययन का कार्य आप लोग करते होंगे। और आपने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा, क्योंकि आप सब लोग जो जितने लोग हैं, आप सब ने जितनी भी परीक्षाएं दी होगी तो उसमें अपना जो बेस्ट परफॉर्मेंस है उसको किया होगा, और आधे से ज्यादा उसमें निकले भी होंगे, चाहे वो पटवारी है, चाहे इससे पहले वीडियो से लेके जितनी भी परीक्षाएं लीक हुई है, या जो भी उसमें जितना भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन जब व्यक्ति ये देखता है कि एक व्यक्ति बिना उसके निकल जाता है परीक्षा में अंडर द टेबल से होके, या किसी राजनीतिक व्यक्ति के दबाव के कारण या दूसरे तरीके, तो आप जैसे लोग कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर चिंतित होते होंगे, अपने को कुंठित महसूस करते होंगे, और जो आपकी योग्यता है, जो आपके अंदर सारी योग्यता है और उसके कैपेबल है, आप कहीं ना कहीं आहत महसूस होते होंगे, तो महसूस करते होंगे। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि निश्चित रूप से चाहे कोई भी सरकार, हम सबको डरने की आवश्यकता नहीं है। हमको अपने न्याय, क्योंकि इस लोकतंत्र में, इस प्रजातंत्र में आप सबको मौलिक अधिकार मिले हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, आप सबको अधिकार मिले हैं, आप अपनी बातों को कहीं पे रख सकते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की आज आवश्यकता है। अभी मेरे भाई ने सही बात कही कि आज अगर हम पूरे उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य में देखें, जिस तरह का भ्रष्टाचार हो गया, जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है, आए दिन अगर समाचार पत्र उठा के देखो तो आज इसका पेपर लीक हो गया, आज ये दोषी हो गया, आज ये हो गया, तो पूरे युवाओं के अंदर आज उबाल आ जाना चाहिए था। और हम ये नहीं कह रहे हिंसात्मक रूप से, आप पूरे अच्छे तरीके से उस तरह से आंदोलन को वृद्ध रूप दे सकते थे, और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां फिर कहीं ना कहीं बाध्य हो जाती है।
और कहीं ना कहीं इस बारे में चिंतित हो जाती और आपकी लड़ाई निश्चित रूप से आप सफल पाते। मैं आप सबसे यही कहूंगा कि हमको इसको लड़ाई को आगे बढ़ाने की भी आवश्यकता है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाऊंगा, एक एज ए मनोज तिवारी के रूप में आपको मेरी जहां आवश्यकता होगी मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, कहीं चलने की आवश्यकता होगी। और राजनीतिक पार्टी के रूप में भी हम इस आंदोलन को उठाएंगे। लेकिन आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, इस बार का जो हमारा बजट सत्र है, चाहे वो देहरादून में हो तो चाहे हमारे गैरसैंण में हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस बार हम उत्तराखंड का जब बजट सत्र आउट होगा इस बात को प्रमुखता से उठाएंगे, सदन के अंदर उठाएंगे कि निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और भविष्य में जिस बात को आप लोग कह रहे हैं कि नकल विरोधी कानून को पारित किया जाए, उसको शीघ्र लाने का काम किया जाए, उसको कैबिनेट से प्रस्ताव पास करके जल्दी महामहिम राज्यपाल की संस्तुति दी जाए। तो इन सारी बातों के लिए हम आपको यही विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से आपकी भावनाएं आहत हुई है, उस भावनाओं का सम्मान करते हुए हम सदन के अंदर उस बात को प्रमुखता से उठाएंगे। ये मुद्दा निश्चित रूप से उठेगा। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, आप सबको अपना समर्थन देता हूँ। कोई भी मेरे लिए, क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति जरूर हूँ, मैं राजनीतिक युवाओं के बीच में नहीं करता हूँ, जब समय आता है निश्चित तक कर लेते हैं। लेकिन आपको इतना विश्वास दिलाऊंगा कि जहां पर मेरी आवश्यकता होगी मैं आपके बीच में खड़ा रहूंगा, मैं आपके साथ पूरे समर्थन में खड़ा रहूंगा। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं, जिन लोगों ने मुझे बुलाया उनको भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। और जहां पर भी मेरी आवश्यकता होगी, देहरादून चलना है तन मन धन से, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू भैया। मैं धर्मनिरपेक्ष युवा मंच के विनय किरौला जी को बुलाना चाहूंगा, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। पिछली बार के आंदोलन में भी विनय किरौला जी हमारे साथ थे और आज भी हमारे साथ हैं। प्लीज सर। धन्यवाद अजय जोशी जी, इतना बढ़िया कोचिंग सेंटर चलाते हैं, इतनी नॉलेज है, एकेडमिक नॉलेज तो मतलब भरपूर एकेडमिक नॉलेज है, क्योंकि मैं इनकी क्लास में भी गया हूँ, लाइव वीडियो के माध्यम से मैं उनका जो पढ़ाते हैं, जो उनकी शैली है और जो बहुत ही सिंप्लीफाई करके किसी चीज़ को पढ़ाते हैं वो मैंने देखा है। एक दिन मैं पिछली बार जब हम मोबिलाइजेशन के लिए युवाओं को हम चाह रहे थे कि युवा गोलबंद हो और इस मुहिम में साथ दें, और इतना बड़ा जो करप्शन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है यूके SSSC का, उसमें लामबंद हो जाए, एक हो जाए, ताकि सरकारें झुके। तो जब मैं इनके कोचिंग सेंटर में गया तो इन्होंने एक शब्द लिखा था, गांधी जी के बारे में पढ़ा रहे थे और बुर्जू लिखा था। तो आप समझ सकते हैं कि कितने मतलब सरल भाषा में, कितनी आम भाषा में, लोकल डायलेक्ट में पढ़ाते हैं ताकि आदमी के समझ में आ जाए। हमारे बीच में माननीय विधायक मनोज तिवारी जी हैं, जिन्होंने एक बहुत बढ़िया बात यहाँ पर रखी कि सदन में वो हमारी बात रखेंगे। हमें ऐसा ही नेतृत्व चाहिए जो सदन में हमारी बात को प्रमुखता से और निर्भय होकर रखे, इन युवाओं के मुद्दों को निर्भय होकर रखे। और ये वक्त भी आ गया है। हमारे बीच में एडवोकेट टमटा जी हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, हमेशा युवाओं के बीच में खड़े रहते हैं। पिछले आंदोलन में भी आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और सभी मेरे युवा साथियों का धन्यवाद है, आभार है कि आज आप अपने हकूक की लड़ाई के लिए आए हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा लोकतंत्र के बारे में बताना चाहूंगा। आर्टिकल आपने पढ़ा है, मौलिक अधिकार आपने पढ़ा है, लेकिन उसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक मुल्कों में जब तक हम अपने हकूक के लिए लड़ेंगे नहीं, भिड़ेंगे नहीं लोकतांत्रिक मर्यादाओं में, तब तक हमको अपने हकूक नहीं मिलेंगे, ये बात निश्चित है। यूके SSSC का आज से 1 साल पहले इतना बड़ा, बल्कि 8-9 महीने पहले इतना बड़ा घोटाला हुआ, उसके बाद सरकारों की चूड़े हिल जानी चाहिए थी। क्या कहते हैं आप लोग, हिलने चाहिए, हिलने चाहिए? मतलब डरना था, नहीं डरना था उन्होंने। एक यूपी का या बिहार का जो परीक्षा नियंत्रक है या फिर जो अधिकारी वहां पर बैठा है, डबल लॉक सिस्टम में आपके पेपर बंद है, उसकी इतनी हिमाकत है कि पहाड़ को चैलेंज करने की बात है, पहाड़ को चुनौती दी है कि तुम चाहे जो कर लो, तुम यूके SSSC घोटाले में सड़कों में उतरो, उसके बाद कुछ हो, दूसरे तीसरे पेपर हो, हम पैसा खाएंगे, पेपर बेचेंगे, जो कर सकते हो कर लो। ये चैलेंज है, ये हमारे मुंह में तमाचा है, पहाड़ियों के मुंह में। पहाड़ का मतलब जो उत्तराखंड में रहता है वो सब पहाड़ी है। तो इस तमाचे का जवाब देने की अब समय आ गया है। और मैं एक चीज जरूर कहूंगा, आज सुबह से मैं चिंतन कर रहा था, मनन कर रहा था, कल से, बल्कि जब हमारे वकील साहब ने मुझे फोन किया कि कल से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अजय भाई का मेरे पास फोन आया, मैं विनोद तिवारी जी का भी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि अकेले ये व्यक्ति जो है इतनी बड़े सिस्टम से लड़ रहा है, हिम्मत दिखा रहा है, तो आपको साधुवाद है विनोद जी। हमारा केवल अब भाषणों से काम नहीं चलने वाला, ये बात मेरे समझ में आ गई, क्योंकि हम गांधी पार्क में बैठे हैं, गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठे हैं। आपने शायद ये पढ़ा होगा, मुझे लगता है कि जब 1947 से पहले जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन चला, उस आंदोलन में जो नई नई मुहिमें आई, चाहे असहयोग का मामला हो, चाहे अहिंसा की बात हो, चाहे नॉन कॉपरेशन का मूवमेंट हो, तो वो सारा एक ऐसा आइडिया था कि
ह्यूमन हिस्ट्री में आप देख लीजिए, सिंधुगादी सभ्यता से लेकर 1947 से पहले जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, उन आंदोलन से पहले ऐसी कभी बात ही नहीं की जाती थी। इंसान को जीतने का केवल एक तरीका था, तलवार था या नहीं था। मतलब मिडाइवल हिस्ट्री देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री देखिए, लेकिन आधुनिक भारत में कि एक इतने बड़े हथियार के रूप में ये विचार आए, अहिंसा हो, असहयोग हो या दूसरे तीसरे जो भी गांधी ने मूवमेंट चलाए हैं। उसके बाद 1947 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब हमारा संविधान बना, तो संविधान सभा की जब बैठक हो रही थी, तो भाषण चल रहा था, तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि गांधी के जो शस्त्र थे जिसके माध्यम से हमें आजादी मिली और वो पूरी दुनिया में पूजे गए, उन शस्त्रों की आप आजाद भारत में जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको असहयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको धरना प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा, आपको भूख हड़ताल में नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आज की सरकारें इतनी तानाशाही इनके अंदर भर गई है कि हमें उन मोमेंट्स को दोबारा जिंदा करने की जरूरत है। और देखिए, मान के चलिए जो भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है, पेपरों की तैयारी कर रहा है, क्योंकि मैं भी LIC में DO था, डेवलपमेंट ऑफिसर था। मैंने पिछले साल लोगों की लड़ाई, अपने पहाड़ के हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए नौकरी से त्याग ले लिया। लगभग 1.25 लाख रुपए के आसपास मेरे को तनख्वाह मिलती थी और पक मिलते थे दुनिया भर के। तो ये त्याग मैंने करा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और मेरे मन में एक इच्छा है कि क्यों ना हम 48 से 72 घंटे का एक आमरण अनशन करें, ताकि सरकारें चेते। अब बात आ गई है कि भाषण से आगे बढ़ने की। आप लोग क्या कहते हैं बताइए? मैं तैयार हूँ, सहयोग रहेगा पूरा। मैं तैयार हूँ भूख हड़ताल में बैठने को, आमरण अनशन करने को, अगर 48 घंटे या 72 घंटे। जब मैंने तो देखिए अपना सब कुछ त्याग दिया है सामाजिक और राजनीतिक जीवन के लिए, पहाड़ के उत्थान के लिए, युवाओं को नौकरियों से जोड़ने के लिए। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, 22 साल उत्तराखंड बने हुए हो गए हैं, हमारे पास सरकारी नौकरी के अलावा कोई दूसरा वैकल्पिक रास्ता नहीं है कि हम कुछ और काम कर सके। अभी तो युवा बड़ी चर्चा कर रहे थे, बड़ी बहस कर रहे थे, हमारे भैया और दूसरे भाई हमारा बड़ी चर्चा कर रहे थे, कह रहे थे कि यार आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, आप इकोनॉमिक्स पढ़ो, आपको पता चल जाना चाहिए कि कैसा पैसा आता है, कैसा क्या क्या आता है। अब मैं सिस्टम को, जब मैं फुल टाइम सोशल वर्कर हूँ, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, सामाजिक एक्टिविस्ट हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है, कितना अंदर तक भ्रष्टाचार का धुन इस सिस्टम में घुस चुका है। आप ये मान के चलिए, अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो आप बैंक में जाके अपनी फाइल लगाएंगे तो आप 99.09% चांस ये है कि आपकी फाइल रिजेक्ट कर दी जाएगी। आपको सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, सब्सिडाइज योजनाएं हैं, अगर आप कारोबार करना चाहते हैं उसमें किसी का लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बैंक ये देखती है, बैंक तो बनियों की तरह काम करती है। वो अगर आपको 10 रुपए दे रही है तो ब्याज सहित 50 रुपए वापस लेगी। तो उसको लगता है कि भाई पहाड़ का युवा अच्छा प्रोजेक्ट बना के लाया है, इसको उसके प्रोजेक्ट में दम है, बावजूद उसको आपको लोन नहीं मिलता है। ये सच है, आप लोगों को जानकारी है इस विषय में, थोड़ा प्रैक्टिकल पता है आपको। तो बात क्या है कि सब क्रोनिक कैपिटलिज्म इस देश में हावी हो गया है। जो नेताओं के नजदीक है, जो जनप्रतिनिधियों के नजदीक है, मुख्यमंत्री के नजदीक है, उनको लोन मिलेगा अरबों खरबों का, बिना किसी बहुत बड़े गारंटर के, बिना किसी फॉर्मेलिटीज के लिए। एक युवा अगर अपना लघु कुटीर उद्योग करना चाहता है, 10-1 लाख का प्रोजेक्ट बनाता है और बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट, शानदार प्रोजेक्ट बनाता है, तो मुझे नहीं लगता कि बैंक उसको इंटरटेन करेगा। तो इतनी दुश्वारियां हैं कारोबार करने में, इतनी दुश्वार सरकार के साथ। सरकार बिल्कुल सोई है, सरकार के पास दूसरे रेवेन्यू इसलिए डेवलप नहीं करे, तो कितनी बड़ी असफलता है पिछले 22 सालों में उत्तराखंड बनने के बाद। हरीश रावत जी की सरकार थी, क्योंकि हम लोगों ने गांव चलो अभियान चलाया था, गांव-गांव में युवाओं से मिलते थे, बात करते थे, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा नीति लेके आए थे, जिसमें मडवे से लेकर जो पहाड़ी प्रोडक्ट होते हैं, पहाड़ में जो प्रोडक्शन होता है, उसको आप पैदा करो, उसको बेचने के लिए सरकार के द्वारा मशीनरी तैयार की गई कि आप प्रोडक्शन करो, हम उसको खरीदेंगे। तो उस बहाने लोगों के जेब में हर सीजन में, हर रबी की फसल हो, खरीफ की फसल हो, कुछ ना कुछ पैसा जा रहा था। लेकिन आज स्थिति यह है, वो नीतियां भी नेपथ्य में चली गई हैं। पूरी तरह से क्रॉनिक कैपिटलिज्म इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था में हावी हो गया है। तो साथियों, जैसा मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि भाषण से अब आगे जाने का समय आ चुका है। भाषण हमने पिछली बार भी दिए, प्रदर्शन भी किए, कोई किसी की कान में, जो तानाशाह सरकार बैठी है उसके कान में जूं तक नहीं रहेगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम तो आमरण अनशन करने को तैयार हैं। क्या आप हमारा साथ देने को तैयार हैं? अगर साथ देने को तैयार है तो हाथ खड़ा करिए, हाथ खड़ा करिए। अगर तैयार है तो भैया मैं तैयार हूँ, सहयोग रहेगा, पूरा रहेगा। तो आज से हम लोग
अभी हम शासन प्रशासन को भी इंटीमेशन दे देंगे, उसको केवल इंटीमेशन देना है, कोई मांग नहीं करेंगे, हम कोई दया याचना नहीं कर, मतलब याचना नहीं करेंगे कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम केवल इंटीमेशन देंगे, बात खत्म। तो आज से हम लोग कम से कम 48 घंटे के उपवास में बैठ रहे हैं। तैयार है? तैयार हो तो एक बार हाथ में खड़ा कर दीजिए, बस हमारा उत्साह बना रहे। ताकि बाकी देखिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विरामूंगा, क्योंकि जो आप बोलते हैं वो कम सुनाई लेता है, जो आप करते हैं वो ज्यादा सुनाई लेता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपनी बातें रखने के लिए और बच्चों को मार्गदर्शित करने के लिए। देखो, हम लोग 3-4 मांगों को लेकर यहाँ पर हैं और साथ ही साथ अपने युवा साथी और जो बेरोजगार संघ के युवा साथी हैं उनके समर्थन के लिए हैं। तो युवा, जो भी हमारे युवा हैं यहाँ पे, मैं चाहूंगा कि बालिकाओं के बीच में से किसी को बुलाना चाहिए एटलीस्ट, जो है, क्योंकि बालिकाओं के साथ जो भी हुआ कल, ये बहुत ज्यादा सोचनीय विषय है और इस पर बात उठनी चाहिए। मैं युवा छात्रा गंगा नेगी को आगे बुलाना चाहूंगा कि कृपा करके अपनी बातें रखें। विनय सर कुछ कहें। थोड़ा सा एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि हम लोग अनशन में बैठेंगे, तो मैं चाहता हूं कि जो हम आपकी क्लासेस हैं वो यहीं चले। अजय जी, इतना सहयोग आपको करना है, इतना फेवर हम आपसे चाहते हैं कि आपकी जो कोचिंग की क्लासेस यहीं चले। इसलिए हम थोड़ा सा स्टडी बनाएंगे, सरफेशियली मैंने बता दिया सतही रूप से, इस पे हम लोग कैसे प्रैक्टिकली होगा उसमें बात करेंगे। देखिए, एक ही इस बार का मैं थोड़ा सा एक चीज और चाहूंगा कि एक इस बार का जो नोबेल मिला है फिजिक्स में, वो मिला है क्वांटम इंटेंगलमेंट पे। उसका सीधा सीधा संबंध है सांख्य दर्शन से, जो कपिल मुनि ने लिख दिया था जब जीवन की शुरुआत हो रही थी। तो आज जो क्वांटम एंटेंगलमेंट है, उस पे जो दुनिया भर के भौतिक शास्त्री हैं वो सांख्य दर्शन की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई भारत में तो ये उस समय आ गया था, तो आज हम क्वांटम एंटेंगलमेंट की बात करें तो उस पर भी हम लोग चाहते हैं कि उसका इंटरप्रिटेशन हम करें इस अनशन में, ताकि आपको कुछ सीखने को भी मिले, प्रैक्टिकली भी और थ्योरी में भी। धन्यवाद। सेकंड क्यों रुक गई बोलने से पहले? ये सरकार की ओर संकेत है, उनकी स्थिति भी यही है हमारे लिए। मतलब हमारे लिए उनकी ये स्थिति बन चुकी है, हम बोले ना बोले क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम तो किसी से डरने वाले नहीं है। और लोग कुछ भी कर ले या बच्चे कितना भी आंदोलन कर ले, हमको क्या फर्क पड़ता है। तो इसीलिए ये मौन रहने का वही मतलब है कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो ये संकेत दे रहे, तो आप सोचो, जब आप इतना संकेत दे सकते हैं तो हम किस हद तक जा सकते हैं। हम उसी क्षेत्र में खड़े हैं जहां गांधी जी के सामने मूर्ति लगी हुई है। इन्होंने भी बहुत टाइम तक अहिंसा के रूप में कहा था कि हम आंदोलन करेंगे, हाथ जोड़ के करेंगे और आपको हमें स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। लेकिन आपको पता होगा ना 1942 का आंदोलन, जब उन्होंने भी कहा था डू और डाई, करो या मरो, उनको भी पता था लातों के भूत बातों से नहीं मानते, क्योंकि उनको पता था हम इतने लंबे समय से हाथ ही तो जोड़ रहे हैं लेकिन हमको कोई उसका फायदा नहीं मिला। लास्ट में उन्होंने भी अपना सर झुका दिया। आज वही स्थिति हमारे साथ हो गई है। कितनी शर्म की बात है कि हम अपने हक के लिए लड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। पहले आप अपने गिरिबान में तो झांके, आप कहाँ लड़ना चाह रहे हैं? मैं युवाओं से ही कह रही हूँ, आप नेताओं को इल्जाम लगा रहे कि वो हमारे हक के लिए लड़ नहीं रहे, आ नहीं रहे, कानून नहीं बना रहे, पेपर लीक हो जा रहे, लेकिन आपको पता है उनको इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है? क्योंकि आप जागरूक नहीं है, यहाँ की जनता जागरूक ही नहीं है। अगर यही स्थिति किसी और राज्य में हुई होती है ना, तो अभी तक सड़कों में आग लग जाती, वहाँ के नेता मीडिया पे आ जाते, भाषण दे देते। यहाँ किसी नेता, मैंने किसी नेता के भाषण नहीं सुने। इतनी बड़ी सरकार जिसको हमने बहुमत से चुन के भेजा है, उसका एक भी नेता सामने नहीं आना चाह रहा है। आप सोचिए उनकी कितनी हिम्मत बढ़ चुकी है। अरे आप जांच की बात करिए, पहले आप अपनी जिम्मेदारियां तो निभा लीजिए। इतनी हद की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार है। आप जितने हद तक गिरोगे, हम उससे कहीं गुना नीचे गिर जाएंगे। मैं आज आप देख सकते हैं उस उत्तराखंड की स्थिति, इसको बनाने में कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, क्या कुछ नहीं किया। महिलाओं ने, उनके साथ कितना दुराचार हुआ। अगर उनको पता होता कि इतना कुछ करने के बाद भी इस राज्य की ये स्थिति रहती,
छोड़ के सही है, यहाँ तक नीतियाँ पहुँच नहीं पा रही है, उस चीज को हम तसल्ली दे लेते अपने दिल में। वो चीजें बहुत अच्छी थी। और दूसरी बात, इस राज्य जिसको देवभूमि कहा जाता है, वहाँ की बच्चियां रो रही है, वहाँ का युवा रो रहा है, और तो और आज धरती माँ भी रो रही है। जोशीमठ की हालत देखिए आप कह रहे हैं कि युवा विद्रोह कर रहे हैं, ठीक है युवा विद्रोह कर रहे हैं, कम से कम आप और चीजों में तो सही कीजिए। आपने आप कह रहे हैं कि योजनाएं चल रही है, मैं आपको एक सामान्य तरीके से एक बात बताती हूँ, आप किसी से योजनाएं पूछिए, वो सिर्फ मेरे को किताबों में याद करनी पड़ रही है, इतनी याद करती अब तो मेरा दिमाग भी कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या पढ़ूं। और मैं जब निजी तौर पे देखती हूँ, गाँव में जाती हूँ, मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा है, कहाँ है वो योजनाएं। ये कुछ नहीं है, यूपी से अलग राज्यों से कॉपी पेस्ट कर दी जा रही है। मैं एक बात धामी जी से कहना चाहती हूँ कि आपको हमने चुन के भेजा है, कितनी विडंबना है ना हमारे लिए, लड़ाई भी हमारी और लोग भी हमारे, लड़ना भी हमें अपने लोगों से ही पड़ रहा है। एक समय था जब हम गर्व से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, तब ये तो था हम किसी और के खिलाफ लड़ रहे। आप देखिए स्थिति ऐसी पैदा होगी, अपने देश में अपने ही लोगों से अपने ही हित में लड़ना पड़ता है। क्यों आपने ऐसी स्थितियां क्यों पैदा कर रखी है? अब मैं हर एक युवा का नेतृत्व कर रही हूँ, हर एक युवा के मन में इतना कुछ भरा है, लेकिन हम दिखा भी नहीं सकते। और दूसरी बात, हमारा यहाँ कोई निजी स्वार्थ नहीं है, हमको नहीं राजनीति में अपनी किस्मत चमकानी है, हमको तो वैसे एक पेपर निकाल के अपने घर वालों के सपने पूरे करने थे, और आप उसको भी नहीं करने दे रहे, तो हम कहाँ जाए? आप बताइए हम कहाँ जाए? चलो आप, हमको नहीं चाहिए आपकी वैकेंसी, कम से कम हमारे राज्य की इज्जत तो रख दीजिए। ये इतना बड़ा जो कलंक लग चुका है, इसको तो मिटा दीजिए। अरे इतना, एक तो आपके शासनकाल में इतने सारे आंदोलन हो रहे हैं, इतने सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं, उसके बाद भी हमको हाथ जोड़ के सीबीआई जांच दीजिए, सीबीआई जांच दीजिए। क्यों? क्या आपका इतना कर्तव्य नहीं है? आपको दिखाई नहीं दे रहा राज्य की क्या स्थिति हो गई है? सही बात है, वो कहते हैं ना, आपने एक वो सुना होगा पहाड़ी में, तेरे ब्याह करो 100 साल में, ये वही स्थिति हो गई है कि कानून भी लाएंगे 100 साल में, रिजल्ट भी आएगा 100 साल में, और युवा आगे बढ़ेगा वो भी 100 साल में। जब आपको अपनी ही स्थितियां इतनी भ्रम में डालने हैं, तो आप हमारे लिए क्या अच्छा कर पाएंगे? और दूसरी चीज, हमने आपसे क्या मांगा है? हमने धामी जी आपसे क्या मांगा है? एक सीबीआई जांच मांगी और एक पेपरों को अच्छी तरीके से करने के लिए आपसे निवेदन कर रहे हैं, आपसे वो भी नहीं हो पा रहा है। और आप राज्य के पिता हैं, एक ऐसा राजा जिसने पूरी प्रजा को संभाला है। हमारा तो नेता और हमारा तो पिता और हमारा राज्य, हमारा तो राजा ही दशाहीन हो गया है, उससे हम क्या उम्मीदें करें? हमको आपसे कोई उम्मीद नहीं है। आज यहाँ हम खड़े हैं ना, वो भी हम अपने पे भरोसा करके खड़े हैं, हम आपको हिला देंगे, आपको करना ही पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। देखते हैं कि आप कब तक नहीं करेंगे। आपको बोलने के लिए स्पीच की जरूरत पड़ती है, हमारे पास तो इतना दम है। आप सोच रहे हैं कि बहुत सारी जनसंख्या होगी, भीड़ का हिस्सा बन के उससे यह आंदोलन सफल हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यहाँ का एक युवा भी खड़ा हो गया ना, वो आंदोलन सफल हो गया है, वो जागरूक है, वो अपने लिए सफल हो गया है। तो आप हमारी उसकी चिंता ना करें, बस इतना कर दीजिए, जो कलंक आपके पे लग चुका है या हमारे राज्य के लिए हो रहा है, बस उसको मिटा दीजिए। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतना भी किस बात का भय, कि आपको लग रहा है कि पता नहीं किस किस की कुंडलियां खुल जाएंगी, किस किस के सारे पे नुकसान हो जाएगा। अरे धामी जी, अगर आप इतने साफ हैं, कोई बात नहीं, कुछ नेताओं का नाम आना तो लाजमी है, वो तो पहले से ही रिकॉर्ड है, लेकिन आप अपना दामन तो साफ रखिए। आप में अगर भय नहीं है तो सीबीआई जांच देने में क्यों डर
जाएगी कि इस स्थिति में हम आ गए हैं, हमारा दिमाग कह रहा है कि हम तैयारी छोड़ दें। कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो खड़ी हूँ यहाँ पे, इसलिए कि बात मेरे राज्य में राज्य के युवाओं के लिए है। अगर मैं छोड़ भी दूंगी आज के 50 साल के बाद में ऐसी स्थिति होगी, मैं तब भी यहाँ खड़ी रहूंगी। तो इसमें मेरा क्या निजी स्वार्थ है, क्या निजी स्वार्थ है मेरा इसमें? एक अल्मोड़ा पहले जाना जाता था, आज जो भी देहरादून में है ना, इससे कई साल पहले ये अल्मोड़ा में सबसे ज्यादा हुआ करती थी। पर यहाँ के लोग तो आप वो कहते हैं ना, घर की बिल्ली दाल बराबर, ये लोग सिर्फ घर के अंदर बात करते हैं। उसका बेटा ये कर रहा है, उसकी बेटी ये कर रही है, वो नेता ये कर रहा है, वो कर रहा है। इन चीजों से बाहर निकलो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। अब बात आपके राज्य की है, सब आओ। और दूसरा चीज, मैंने देहरादून की एक चीज देखी, स्पेशली जो कल महिलाओं के साथ या लड़कियों के साथ बदतमीजी हुई, वो भी पुलिस के द्वारा। कितनी शर्म की बात है, इन लोगों को इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है, कहाँ से? सोचो, क्योंकि सरकार ही ऐसी है, उनको पता है कि हमारा कुछ मुनिंदे वहाँ सत्ता पे है, वो हमारा कुछ नहीं उखाड़ने देंगे। तो वो लड़कियों से बदतमीजी, क्या आपने इतने साल पुलिस में रह के आपको कानून का नहीं पता, आपको संविधान का नहीं पता कि लड़कियों का कोई आपकी हाथ नहीं लगा सकता? कहाँ गई आपकी महिला कर्मियां? आपको लग रहा है कि गलत तरीके से हो रहा है तो आप करें, बिल्कुल करें, लेकिन वैसे भी 5 बजे के बाद तो महिलाओं को वैसे भी गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता। तो देख सकते हैं कि हमारा राज्य किस स्थिति में जा रहा है। ये लोग इसको खोखला कर देंगे, इससे अच्छा तो ये राज्य स्वतंत्र ही नहीं हुआ होता, हम उसी राज्य में होते, हमको इतना दुख तो ना होता। आज हर युवा, आप सोचिए, ठंडों के दिन चल रहे, फिर भी हमारा दिल में आग लगी हुई है, अंदर इतनी आग भरी है कि हम उसको निकाल भी नहीं सकते। किसको बोले अपना दर्द? हम हर रोज झेलते हैं, हम रात को झेलते हैं, सुबह उठ के झेलते, दिन में झेलते। कौन सुन रहे हैं हमें? कौन सुन रहे हैं? आप क्यों नहीं ये चीजें समझे? मैं दानी जी से कहना चाहती हूँ, अगर आपका बच्चा कंपटीशन में तैयारी करता तो तब भी आप राज्य की स्थिति यही रखते, लेकिन आपको पता है आपका बच्चा तो ग्रुप सी में जाएगा नहीं, क्योंकि आप लोग तो अपनी 10 पीढ़ियों के लिए वैसे भी खाने के लिए रख देते हैं, वो कुछ नहीं भी करेंगे तब भी खा लेंगे। लेकिन प्लीज आप लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। नेता हम पे तभी हावी है क्योंकि हम जागरूक नहीं है। यही चीज और राज्य में होती तो कितना कुछ हो जाता। वहाँ मीडिया भी इतनी सशक्त, यहाँ हालांकि सब साथ दे रहे, मैं सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सबकी हित की लड़ाई है, इसके लिए खुद आना पड़ेगा, आपको हाथ जोड़ के बुलाने जाना पड़े। आइए, आंदोलन है तो आप सोचिए, तो फिर उनके काम भी इतने धीरे इसीलिए हो रहे। बहुत ही कहते हैं कि कम शब्द में कहो, लोगों को समझ में आना चाहिए, औरों को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत युवा बहुत कुछ कहना चाहते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि ये आंदोलन जरूर जारी रखना चाहिए, क्योंकि जब तक ये मानेंगे नहीं तब तक हम रुकेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। 1 2 3 4 नहीं सहेंगे भ्रष्टाचार। 1 2 3 4 नहीं सहेंगे भ्रष्टाचार। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। होश में तुमको आना होगा, वरना वापस जाना होगा। हमें तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमें तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमें तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गद्दारों को गोली मारो, सालों को। अच्छा, युवा साथियों से मैं अनुरोध करूंगा बस थोड़ी देर के लिए और रुके, क्योंकि यहाँ पर एक पुतला दहन का भी कार्यक्रम रखा गया आप लोगों के लिए। बहुत शानदार कार्यक्रम होना है, तो कृपा करके थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं आप लोग, फिर आप लोग